आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा अपनाई गई थी। तो ऑप्शन है ब्रिटिश संसद, संविधान सभा, लोकसभा या राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है संविधान सभा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा के द्वारा अपनाई गई थी। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किससे प्रेरणा मिली। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किससे प्रेरणा मिली। तो अमेरिकी संविधान से, आयरिश संविधान से, ब्रिटिश संविधान से या फिर रूसी संविधान से। तो इसका करेक्ट आंसर है एक ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रेरणा मिली थी। प्रश्न नंबर 3 है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने मूल तत्व शामिल हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने मूल तत्व शामिल हैं। 4, 5, 6, 7। तो इसका सही उत्तर है 6 मूल तत्व भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल हैं। वो 6 मूल तत्व कौन कौन से हैं। एक है संप्रभुता, संप्रभुता है। दूसरा है समाजवाद, तीसरा है धर्मनिरपेक्ष, चौथा है लोकतंत्र, पांचवा है गणराज्य, छठा है न्याय। तो ये 6 मूल तत्व जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल है। एक बार फिर से देखिए, एक है संप्रभुता, दूसरा है समाजवाद, तीसरा है धर्मनिरपेक्ष, चौथा है लोकतंत्र, पांचवा है गणराज्य, छठा है न्याय। ये 6 मूल तत्व भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल हैं। अगला प्रश्न है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था। तो इसका सही उत्तर है कि ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसमें 1973 के केस में, केशवानंद भारती केस में ये निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसके पहले 1960 में एक बेरूबारी केस आया था जिसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी केस को उल्टा कर दिया गया केशवानंद भारती केस में कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रस्तावना में वर्णित न्याय के कितने प्रकार हैं। प्रस्तावना में जो न्याय का वर्णन किया गया है उसमें वो कितने प्रकार के हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है प्रस्तावना में। वो 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं। एक है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय, तीसरा है राजनैतिक न्याय। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा प्रस्तावना में शामिल नहीं। इसमें से क्या है जो प्रस्तावना में शामिल नहीं है। ठीक है, यही बताना है। स्वतंत्रता, समाजवाद, पूंजीवाद, अखंडता। तो स्वतंत्रता तो शामिल है, समाजवाद शामिल है, अखंडता भी शामिल है, लेकिन पूंजीवाद जो है वो प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, पूंजीवाद प्रस्तावना में शामिल नहीं है। अगला है प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का क्या महत्व है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग लिखा है इस शब्द का क्या महत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब है भारत की जनता ही सर्वोच्च है। भारत की जनता की सर्वोच्चता को दर्शाता है। हम भारत के लोग भारत की जनता की सर्वोच्चता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि आर्थिक और सामाजिक समानता। समाजवादी शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। समाजवादी शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि आर्थिक समानता भी हो और सामाजिक समानता भी हो। यही समाजवादी शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है।
और हमारे प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द है वो गांधी और नेहरू की विचारधारा से प्रभावित है। ठीक है, गांधीयन विचारधारा और नेहरू की विचारधारा से समाज प्रभावित है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है इसका अर्थ क्या है? प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द दिया गया है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रस्तावना में उल्लिखित धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगला है मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिया गया है? तो ये सरल है, ये सरल प्रश्न है। भाग 3 में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है, भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि मूल रूप यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो इसका ऑप्शन का नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वां कौन सा है जो मूल अधिकार से निकाल दिया गया है? तो 7वां था संपत्ति का अधिकार, जिसको मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया और उसको रख दिया गया अनुच्छेद 300 का, यानी उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? तो इसका ऑप्शन है किसके द्वारा? संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है कि किसके द्वारा मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। जब कोई आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? इसमें बताना है कौन सा मौलिक अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। ए है स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, डी है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो संविधान के 44वें संशोधन जब हुआ था 1978 में हुआ था, ये संशोधन 1978 में हुआ था। इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया। पहले ये था अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इससे हटाकर इसको अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया, तब ये विधिक अधिकार बन गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार। तो इसका सही आंसर है कि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, या कहीं पर लिखा रहेगा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, तो वो भी अनुच्छेद 21 में ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? कौन सा मौलिक अधिकार है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, 21, 25, इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि अनुच्छेद 19 ये मौलिक अधिकार है, ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ऑप्शन है संपत्ति के अधिकार से, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, सांस्कृतिक अधिकार से या शिक्षा के अधिकार से। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत
यदि आपके कोई भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट यानी याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हाइबियस कार्पस। हाइबियस कार्पस होता है यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। हाइबियस कार्पस रिट होता है, एक प्रकार का याचिका होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। हाइबियस कार्पस रिट का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त कराना, बी है सरकारी कार्यों की वैधता की जांच करना, सी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और डी है चुनावों में पारदर्शिता बनाए रखना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त करना ही हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कौन सा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है? पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार। इसमें से कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है? तो शिक्षा का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी तीनों, भाषण की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, ये तीनों जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में यह कहा कि मौलिक अधिकार संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है? किस मामले में यह कहा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, मेनका गांधी बनाम भारत सरकार, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य या मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार। किस मामले ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा कि मौलिक अधिकार संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है? तो ये कहा था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकार संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। तो इस प्रकार से प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसको आप हल कर लीजिएगा और मिलते हैं इसी प्रकार के अगले टेस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।